तो अब यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10-12 सवाल जो हैं दोबारा से करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कोई टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि ये हमने जो है वो समझना है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में टॉपिक की नीड जो है वो ज्यादा आ रही है, तो उसको भी जो है वो मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ें एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को, और क्या इस क्वेश्चन में आपने करना है देखें एक बार ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, पोटेंशियोमीटर नाउ मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल एज वी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। ठीक है, स्मॉल आर जो है बेटा वो आप सब जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ना इस वर्ड पे नहीं जाना है कि पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये पहले सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है ई वी और आर की टर्म्स में किसका फॉर्मूला पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला जो है ना वो लिख के देना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है ई डिवाइडेड बाई वी माइनस का 1 और इनटू में कितना कैपिटल आर, और इसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बताना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर होता है, ई डिवाइडेड बाई वी माइनस का 1 और इनटू में कितना कैपिटल आर। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास है, ये पता होना चाहिए। अब ये तो उसने तो 1 मार्क के लिए बस फॉर्मूला पूछ रखा था, लेकिन मैं इसकी क्या भी करवा देता हूँ आपको, डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ध्यान से समझे, काम आपने करना क्या कुछ है कि सर मैंने क्या मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो लगा हुआ है सर्किट में। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक ईएमएफ का सोर्स है ई, यहाँ पे जो है वो आपने क्या लगा दी, एक की जो है वो लगा दी। अगली एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो बैटरी होती है सर उसका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। ये बात जो है वो आपको पता है। अच्छा, अगला जो कंसेप्ट है वो क्या कि सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में। ठीक है, नेट इंटरनल और नेट एक्सटर्नल हमेशा किस में रहेंगे, सीरीज में। और इस ईएमएफ सोर्स के अक्रॉस जो है, या काम जो मैं क्या कर लेता हूं कि यहाँ पे ये जो है ये ईएमएफ है, और इसके अक्रॉस जो है वो एक वोल्ट मीटर जो है मैं लगा देता हूँ, और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है वो आपने लगाना था। इस तरीके से वोल्ट मीटर जो है ना वो आपने लगा दिया। ठीक है, ये काम जो है वो आपने कर लिया। अब एक ईएमएफ सोर्स है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, स्मॉल आर, एक की के थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, और एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस आपने जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जो है वो लगा दिया। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, ये तो मेरा रिजल्ट है जो आपको याद करना है। ठीक है, अब डेरिवेशन से अगर काम को करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि इसने नहीं पूछा है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको रिकैप कराने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं सर, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई माइनस का आई आर। ईएमएफ में से इसके वाला पोटेंशियल जो इंटरनल के अक्रॉस होता है उसको क्या करते हैं, माइनस। अच्छा, अब ये ईएमएफ और वी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको समझा रखा है पहले भी कि ईएमएफ जब तक आपका सेल नया है, ठीक है, आपने उसको कहीं पे यूज नहीं करा है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब वो वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ। और जब उसमें से करंट ले लेते हैं, आप किसी भी सेल को मार्केट से लाए हैं, आपने अपनी वॉच में, रिमोट में कहीं भी यूज कर लिया है, तो फिर वो वैल्यू जो है वो क्या रह जाती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रह जाती है। ठीक है, तो अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V को लिखता हूं तो V का फॉर्मूला है E माइनस का I इंटू आर। ये फॉर्मूला आपके पास है, मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या कर लिया, आई आर को मैं इस तरफ ले आया, और ये जो वैल्यू ये हमारे पास क्या होगी, E माइनस का वी एम आर। स्मॉल आर अगर मुझे बताना है तो स्मॉल आर किसके बराबर है, E माइनस वी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, I। इस तरीके से काम आपने करना है कि V का फॉर्मूला है E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला मेरे पास है। और नेक्स्ट जो है हमने अगले वाले स्टेप में क्या करा था कि आई आर को आप इस तरफ ले आए थे, तो आई आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ई माइनस का वी के बराबर है। और अगर मुझे स्मॉल आर बताना है तो स्मॉल आर बताना है तो ई माइनस वी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आई। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। सही है, इतनी बातें जो है वो पता है आपको। ठीक है, अब मुझे जो रिलेशन है सर वो किस में देना था, कैपिटल आर की टर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पोटेंशियल वी जो है, ये V किसके बराबर होगा बेटा, I इंटू आर, ओम्स लॉ से,
और यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो जहाँ पे आई लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई की जगह बेटे क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। तो r जो डिवाइड में था वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अलग अलग इनको डिवाइड कर लो, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e को v से डिवाइड करा तो क्या हो गया, e बाई वी, माइनस में कितना v बाई वी, और इंटू में कितना हो जाएगा r। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा 1 पे, वही रिजल्ट आ जाएगा जो मैंने याद करने के लिए बोला था, e बाई वी माइनस 1 और इंटू में कितना है r। ठीक है, हालांकि मेरे से सिर्फ क्या पूछा गया था, ये फॉर्मूला पूछा गया इस क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए तो, लेकिन आपने डेरिवेशन भी जो है वो समझ लिया, एक बार देख लिया। सिर्फ 2 ही स्टेप है, एक क्या करना है सर कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई माइनस आई आर, क्योंकि ईएमएफ ज्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम। फिर आपको एक फॉर्मूला पता हो कि v इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर। आई बताना है तो r मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आई की वैल्यू जो है वो v डिवाइडेड बाई आर करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा। इतना काम जो है सर वो हमने कर लिया। और अलग क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सर इसमें अगर आर इक्विवेलेंट बताना होता सिंपल, तो एक बात जो है बेटा याद रखनी है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं, ये दोनों सीरीज में होते हैं। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो है वो आपने इस तरीके से कर दिया। अगला जो काम है इस सर्किट में अगर करंट बताना होता तो सर्किट में करंट क्या होता है, सर्किट में करंट होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये काम जो है ना वो आपके पास होता है। अब टोटल ईएमएफ जो है सर वो किसके बराबर है, ई, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, आर प्लस आर। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आपको डाटा बताया है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन कह रहा था वो तो बस क्या कह रहा था कि आर बता दो, ई बाई वी माइनस 1 और इंटू में कितना, कैपिटल आर। इतना काम जो है वो आपको पता हो, ये डेरिवेशन जो है वो आपने घर जाके एक बार पढ़ भी लेनी है ताकि आप जो है इसको पेपर में कर पाए। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है बेटा वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये काम आपने करा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of metal are moving in the same direction? क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि अगर डाटा जो है वो आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पे अगर काम करना है तो चीजें जो आपको कैसे कह रखी हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रिफ्ट इन अ मेटल, इलेक्ट्रॉन जब एक मेटल में ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, पता ही आपको कि इलेक्ट्रॉन तो किसकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव से, लोअर का मतलब नेगेटिव से, और किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सारे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कभी करते ही नहीं है सर। ठीक है, नो इसका ये मतलब जो है वो नहीं है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये एवरेज इफेक्ट लिया जाता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकिन मेन जो बात है इसका आंसर तो क्या होगा, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नो। ठीक है जी सर, इसका तो आंसर हो गया इतना। लेकिन यहाँ से अब जो मेन बात है कि आप जो हैं वो किसके कंसेप्ट के बारे में जान लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसका कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, मतलब इस क्वेश्चन से वहां पर जो है ना वो बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको पता हो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन जो है वो आपने कर लेनी है। ठीक है, अलग से जो है वो डाली हुई है वीडियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी, उसको जो है वो आप कर लेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला कितना आता है सर, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना, एम। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ना वो आपने पढ़ रखा है, सभी को पता भी है उसके बारे में कि आप 2 केस लेते हैं, एक बार जब स्विच ऑन है और एक बार स्विच को क्या कर रखा है, ऑफ। वहां से सोल्व करके आप इस आंसर को निकालते हैं। इसके लिए जवाब बस इतना सा है कि क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, नहीं करते हैं सर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एवरेज इफेक्ट जो है वो ले रहे होते हैं, और जब एवरेज इफेक्ट ले रहे होते हैं तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। ये कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ऑन अ ग्राफ, अच्छा सवाल है बेटा, मतलब कि हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी गई है, और सारे के सारे PYQs टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो मैं करवा रहा हूँ। Show on a graph the variation of resistivity with temperature for a typical semiconductor। एक सेमीकंडक्टर के लिए, पहले तो सवाल का जवाब जो है ना वो लिख लेते हैं कि एक सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, फिर इसके कंसेप्ट को भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख दी और यहाँ पे क्या लिख दिया, टेम्परेचर। और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है सर, क्योंकि रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी के नाम से टॉपिक है। रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर रखा है। एक तो फॉर्मूला है ये। दूसरा बिल्कुल बेसिक से अगर हम शुरू करें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था बेटा m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और इनटू में कितना है टाउ। ये फॉर्मूला था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। तो अब इस काम को मैं दो सब्सटेंस टाइप के लिए ले लेते हैं। एक बार मेटल्स के लिए काम कर लेते हैं और एक बार इसका काम जो है वो किसके लिए कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। एक बार मेटल के लिए काम कर लेते हैं और एक बार किसके लिए काम कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर। ये टाउ क्या होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होने का जो टाइम है, ठीक है। टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार हुए कोलिजन का समय क्या होता है, टाउ। अब आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्स होने का टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर आपने बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्स होने का टाइम जो है सर वो क्या हो गया, कम। इतनी बात तो डन है। अगली जो बात आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम कम, टेम्परेचर बढ़ाया रिलैक्स होने का टाइम तो क्या हो जाता है, कम। अब अगली जो बात है, मेटल के केस में एन लगभग सा क्या ही रहता है, सेम रहता है, क्योंकि एन पहले से ही जो है वो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और टेम्परेचर के बढ़ाने से 10-20 इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गए तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, एन लगभग सा क्या रहेगा, सेम। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में तो आपने पढ़ाई है, सेमीकंडक्टर तो पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया कि उसमें इंट्रिंसिक टाइप में तो पहले इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड के टूटने से क्या पैदा होते हैं, नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं। तो एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है और कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इतना टाउ कम नहीं हुआ जितना एन जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लिखना है तो क्या फॉर्मूला है, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और इनटू में कितना, टाउ। यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है सर, यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है सर वो क्या, कि टाउ जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज। और टाउ अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। टाउ डिक्रीज तो रो जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। अगला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि रो बराबर है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर और इनटू में कितना है, टाउ। तो टाउ तो डिक्रीज कर गया है, एन जो है सर वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अब एन अगर इंक्रीज कर रहा है, एन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो रो जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट जो है वो आपने समझना है बेटे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, घट जाती है। ये काम आपने करा। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए पूछा था तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। उसी के बेसिस पे कि ये जो फॉर्मूला अल्फा मेटल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है, नेगेटिव। अगली जो बात है ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है। क्या इसकी यूनिट होती है, केल्विन इनवर्स। ऐसे ही अगर मान लो ये तो मैंने किसके लिए बनाया, सेमीकंडक्टर के लिए, वो बाई चांस आपसे मेटल के लिए पूछ लेता तो मेटल के लिए तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी आप जो है इस तरीके से बढ़ती दिखाओगे, लेकिन यहाँ से बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जीरो पे जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आपने रखना है। ये सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कॉपर का बनाओ तो कॉपर क्या होता है, मेटल, ये बना दो। उसने पूछा सिलिकॉन का बनाओ तो सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, तो ये आपने बना के देना। इतनी बातें जो है पता हो। अगला जो एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मुझे ध्यान आ रहा है कि सर ये अल्फा की वैल्यू के बेसिस पे, कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, काफी कम। किसके लिए होती है अल्फा की वैल्यू कम, एलोइस के लिए। किसके लिए होती है, अब बेटा अल्फा की वैल्यू अगर कम है तो ये वाला कोफिशिएंट भी कम आएगा। तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ओरिजिनल, ठीक है। या अगर आप कहते हैं तो रेजिस्टेंस जो है बढ़े हुए टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस क्या रहता है, सेम। इसी वजह से एलोइज को हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है कि वाई एलोइज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। एलोइज को स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग क्या रहे, सेम। सेम रहे तो इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, लो। और अल्फा लो किसका होता है, एलोइज का। वाई एलोइज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। एलोए का इस्तेमाल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में होता है। क्यों होता है, बिकॉज एलोइज हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम उनका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए। सवाल तो मेरे से बस ये पूछा गया, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने ये सारा डाटा जो है वो पढ़ा है और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप अपनी रिवीजन करो तब भी आपने ये काम जो है ना वो सारा का सारा करते हुए चलना है बेटे, कि अगर ये सवाल आया है तो ये सवाल का ओरिजिनेशन क्या है,
वहां से अगर चीजों को करोगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इतना काम कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहने के लिए क्वेश्चन जो है वो हम कितने करेंगे, 10 के आसपास, लेकिन वैसे जो है वो हर क्वेश्चन जो है उसको इलेबोरेट करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर ही जो है ना वो 2 2 3 3 क्वेश्चन हम और लगा लेंगे। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपने डिफाइन करनी है, तो बताओ आप में से कोई बच्चा। हाँ बेटे, इट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या, क्योंकि आपने इसके एक्सप्रेशन में भी पढ़ा है कि डिवाइड बाई क्या करा जाता है, एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इट इज एवरेज वेलोसिटी विद विच, अभी क्वेश्चन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या लोअर से कहाँ जाते हैं, हायर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपको पता चल गई है कि एवरेज वेलोसिटी है विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका रिलेशनशिप लिखना है करंट के साथ, तो वीना वाला फॉर्मूला है कि आई बराबर होता है वीना, VENA। ठीक है, तो करंट अगर बताना है तो सर करंट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वीना वाला फॉर्मूला है, VD इंटू में E इंटू में N इंटू में A। यहाँ पे I का मतलब करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, स्मॉल n जो है बेटा वो क्या है, नंबर डेंसिटी है। और एक बात जो है नंबर डेंसिटी, क्योंकि कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर डेंसिटी जो है सर वो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाई क्या है, वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाता है, स्मॉल एन, और ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डेरिवेशन ही अगर करनी पड़ जाए तो बताओ कैसे करोगे। सोचो कि सर हमने जो है काम करा था, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है वो ले लिया था, और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ जो है सर वो कितनी मान ली गई थी, L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना माना गया था, A माना गया था। और यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N मान लिए, और अगला जो काम है सर वो हमने क्या माना था कि स्मॉल n जो है वो क्या है, नंबर डेंसिटी है। अगर करंट बताना है सर, करंट बताना है, करंट से ही शुरू करेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम होता है। करंट आपने बताना है, करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाई टी, क्यू, क्यू को मैं क्या लिखता हूँ, NE, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यू को क्या लिख लिया, NE, और डिवाइडेड बाई कितना, टी। अगला जो अब काम करना है उसके बारे में अगर देखें तो स्मॉल n बराबर है किसके, कैपिटल N डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं बेटा, एरिया इनटू लेंथ। हो गया काम खत्म, सबसे आसान डेरिवेशन है ये तो NaL, और NaL जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल N के बराबर है। ठीक है, कि करंट मुझे बताना है, करंट का फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज को NE डिवाइडेड बाई टी। जो कैपिटल N लिखा है, कैपिटल N को क्या लिख लेता हूँ, NaL इंटू में E, और डिवाइडेड बाई कितना है, T है। अब लेंथ बाई टाइम अगर मैं करता हूं तो लेंथ बाई टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, ये स्मॉल n लिखना है। यहाँ जो ये कितना आया है, स्मॉल n, AL बाई टी इंटू में E, तो लेंथ बाई टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो इसको ऐसे तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेटर्स को आगे पीछे करके क्या बना लिया, वी ना बना लिया, VD इंटू E इंटू N, और इंटू में कितना हो गया, A। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, करंट का फॉर्मूला आ गया कि करंट जो है सर वो किसके बराबर है, वीना। हालांकि उसने जो है इतना नहीं पूछा था, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे, अगर यही सेम सवाल 3 नंबर में क्या रखा है तो आप रिलेशनशिप ड्राइव करके दोगे। ऐसा नहीं है कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दोगे और आई को किसके बराबर लिख दोगे, वीना के। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। 2 मार्क्स में है तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए जी, अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोला हुआ है, सुने ध्यान से। देखिए जी, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, गौर कर रहे होंगे बेटे सारे बच्चे। क्वेश्चन ने बोला है टू मेटेलिक वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल कहने से वो क्या कहना चाहता है कि उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, सेम, या आप क्या कह सकते हैं उनकी नंबर डेंसिटी भी क्या है, सेम। दोनों चीजें जो है ना वो सेम होती है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, और क्या है उनका एन जो है नंबर डेंसिटी सेम है। लेंथ भी क्वेश्चन ने क्या कह रखी है, सेम, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनका क्या है, डिफरेंट है। मान लो एक का एरिया A1 है, दूसरे वाले का कितना है, A2, इन द रेशियो 1:2, मतलब कि A1 रेशियो A2, और A1 रेशियो A2 जो बेटा वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बार सीरीज में कनेक्टेड है और एक बार किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ईच केस।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है, सुनो ध्यान से। अभी जो काम करा है उसके बेसिस पे कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़ना है। फर्स्ट जो पार्ट है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा पहला जो कनेक्शन है वो सीरीज का है, और क्योंकि कनेक्शन जो है वो किसका दिखा रखा है, सीरीज का, ध्यान से समझना। तो सीरीज में करंट जो है सर वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। इतनी बातें जो है वो आपको पता है, कोई दिक्कत है इतनी बात में कि सीरीज में करंट जो है सर वो क्या रहता है, सेम। और करंट सेम रहता है, करंट के बारे में पता है, और जाना कहाँ पे है आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाना है। तो करंट का भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में फॉर्मूला पड़ा वी ना, वी डी इंटू में ई और इंटू में एन और इंटू में कितना हो गया ए। इतनी बात जो है सर वो हमें पता है। मुझे बात करनी है किसके बारे में, वीडी के बारे में। तो वीडी जो है सर वो किसके बराबर हो गया, आई डिवाइडेड बाई वीडी बताना है, तो ईना जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, चीजें जो है वो क्या है कि करंट जो है वो मेरा सेम रहा है। क्यों करंट सेम रहा, क्योंकि कनेक्शन जो है वो किसका है, सीरीज का। करंट सेम रहा है, सीरीज का कनेक्शन है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी ना, वी डी ई एन ए। वी डी बताना है, तो जो ये ई ना है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब ध्यान से समझो कि अब अगर हम बात करें तो पहला कनेक्शन सीरीज का था सर, करंट जो है वो क्या है, सेम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, सेम। और एन भी क्या है, सेम। एन सेम क्यों है, क्योंकि मटेरियल क्या दे रखा है, सेम। तो अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लॉजिकल है इतना काम भी। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर 1 डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर 2, और इनका रिलेशन जो है वो सर क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। A2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, A1, और A2 बाई A1, A2 बाई A1 कितना हो जाएगा बेटा, 2:1। कितना आंसर आ जाएगा, 2:1। समझ में आना चाहिए सवाल, गौर से समझे कि करंट का फॉर्मूला है वीना, वीडी बताना है तो ईना कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। करंट सेम है, ई सेम है, एन सेम है। वीडी और ए जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली। तो वीडी और ए इनवर्सली है, 1 वाला यहाँ पे 2 वाला यहाँ पे, रेशियो जो है वो 2:1 हो गया। सेकंड जो पार्ट है सर वो मेरे पास क्या है, पैरेलल का कनेक्शन है। और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो पैरेलल वाला कनेक्शन क्या करेगा, अब पैरेलल में तो सर पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। लेकिन मुझे तो काम जो है वो क्या करना है, वीडी का रिलेशन जो है वो एरिया वगैरह की इनकी टर्म्स में अगर बताना है तो मैं कैसे करूंगा। तो यही करंट वाला फॉर्मूला लिखो। करंट का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, वी ना, वी डी इंटू ई एन ए। इनको तो छेड़ नहीं सकता, करंट नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, पोटेंशियल। करंट को बेटा क्या लिखा जा सकता है, करंट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये जो वी है इस वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो काम है बेटे वो आपने क्या करना है, वी जो हाँ रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए इज इक्वल टू कितना है, वी डी इंटू में ई एन ए, ऐसे करके कहानी बन गई। अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो हमने क्या करना है, इसको ईना को भी नीचे ले जाओ, तो वी डिवाइडेड बाई रो एल ए ऐसे था। ये ईना भी यहाँ पे चला गया, तो ईना जो है वो डिवाइड में चला गया, तो ये किसके बराबर हो गया, वी डी। बेटे यहाँ पे क्या हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा तो चीजें जो क्या बता, पोटेंशियल सेम है क्योंकि कनेक्शन किसका था, पैरेलल का। रजिस्टिविटी क्वेश्चन ने सेम क्या रखी है, सेम मटेरियल, लेंथ भी सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, नंबर डेंसिटी सेम है, सब कुछ ही क्या हो गया, सेम। सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है Vd1 बाई Vd2, तो ये रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 1:1। इतनी बात जो है वो आपको पता हो, ध्यान से समझें। कोई दिक्कत इतने काम में अगर है तो उसको पूछो। आपको ना एक ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर में कि आपको कांस्टेंट क्या दे रखा है, उस कांस्टेंट की टर्म में पूरा फॉर्मूला आपने लेकर जाना है। आप ये नहीं है कि हर बार यही फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला कब लगाया आपने, जब सीरीज था, तो करंट की टर्म में बात कर रहे थे। अब सीरीज नाम नहीं दे रखा है, अब क्या कह रखा है, पैरेलल। पैरेलल है तो पोटेंशियल की टर्म में जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप पोटेंशियल की टर्म में जाओगे तो इनका रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 1:1। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको पढ़ें। हालांकि ये जो सवाल है ये रेंडमली जो है वो किसका डाल दिया गया है, एसी का। ठीक है, एसी वाला क्वेश्चन जो है, और आप देखें एक बार क्या आप कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा। ठीक है, होना चाहिए मतलब कि बीच बीच में, अभी क्योंकि पहले हमने एसी चैप्टर कर लिया है तो ये पता हो कि ये करंट दे रखा है, और ये जो वैल्यू है ये किसकी दे रखी है। ठीक है, उस पावर की वजह से जो है ना ये क्वेश्चन किसका उठा लिया गया, क्योंकि पावर यहाँ पे भी है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो किससे रिलेट कर रहा है, आपका एसी से। आप क्वेश्चन पहचान पाए हैं, ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, I10 साइन, और ये कितना हो जाएगा 300t। इस तरीके से काम कर लिया। पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल किसके बराबर है, 200 साइन और इंटू में कितना है 300 और इंटू में कितना है t। इस तरीके से काम जो है ना वो दिखा रखा है।
ठीक है। करंट और ईएमएफ दोनों साइन साइकिल में, इसका मतलब ये एसी का साइकिल है। और अगर ये एसी की साइकिल है तो सर अब काम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि इन दोनों के पीछे, पोटेंशियल के पीछे जो पड़ा होता है वो एंगल क्या होता है, φ1, और जो करंट के पीछे पड़ा होता है वो क्या कहलाता है, φ2। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा फाई की बात करें तो डेल्टा फाई जो है वो क्या हो जाएगा, φ1 माइनस का φ2। और अगर इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ 300t में से 300t को माइनस करूंगा तो दैट विल कम 0, वो 0 आ रहा है। अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है कि ये वैल्यू जो है वो किसकी होगी, आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो वैल्यू है ये किसकी होगी, वी नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके है। या ई नोट लिख लो अगर आपने ई नोट की टर्म्स में पढ़ रखा है तो। ये वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ की होगी, ई नोट होगी। एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है उसके बारे में बात करनी है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है बेटा ईवी आईवी और इनटू में कितना है, कोस फाई। ईवी आईवी और इनटू में कितना हो गया, कोस फाई। एवरेज पावर है ईवी आईवी और इनटू में कोस फाई। ईवी नहीं, वर्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो क्या लिखूंगा, ई नोट बाई √2 लिख लूंगा। करंट की भी वर्चुअल नहीं पता है तो क्या लिख लूंगा, आई नोट बाई √2। और कोस ऑफ एंगल जो है पावर फैक्टर के लिए जो यहाँ पे डाटा है वो कितना है, 0। ई नोट की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी दे रखी है, 200। आई नोट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10। और √2 कितना हो गया, 2। 2 से कितने पे गया, 100 पे। 100 इंटू 10 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 वोट आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1000 वोट जो है ना वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस काम को जो है ना वो आपने समझना है, कोई दिक्कत इतने काम में आपको नहीं आनी चाहिए। ये आई नोट है, ये ई नोट है, और इस तरीके से सोल्व करके आंसर कितना आ गया, 1000 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये डन कर लिया काम आपने। चलिए जी, इस तरीके से पता हो, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, और इसकी भी डेरिवेशन पता हो। एवरेज पावर की करवाई हुई है, अभी डाली है रिसेंटली जो वीडियो है। ठीक है, पहले अलग से चैप्टर वाइज डाटा डाला हुआ है, फिर वन शॉट जो है वो डाले हुए हैं, उसमें देखें पढ़ें जाके। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कर पाओगे इसको तो आप, कोई बात ही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना इसका एक्सप्रेशन जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, एक मिनट, 9th रहता है ना अभी तो, 8th रहता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस पहले जो था सर वो किसके बराबर है, 20। इसको स्ट्रेच करा गया। बेटा एक बात ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग का केस होगा तो आपको पता है जो इफेक्ट लेंथ पे होगा उसका अपोजिट इफेक्ट किस पे जाएगा, एरिया पे, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहनी होती है, सेम। तो काम जो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20, ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ को इसने क्या कर दिया, डबल। अब क्या कर दिया है, पहले इतने वाले हिस्से को देखते हैं, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 के अनुसार अगर हम काम करें, पहले बाकी डाटा बाद में पढ़ेंगे। एक जो काम है सर वो हमारे पास इनिशियल है, और एक जो काम है वो आपके पास क्या है, फाइनल है। आपने क्या कर दिया कि लेंथ जो थी उसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया, डबल। तो एरिया अगर ए है तो अब एरिया कितना हो जाएगा, a/2। और रेजिस्टेंस जो है सर वो हमारे पास कितना दे रखा है, पहले 20 ओम। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो केयर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि नया रेजिस्टेंस बताने चलूंगा, रो एल की जगह कितना हो गया, 2l। एरिया की जगह क्या लिखूंगा, a/2। 2 2 जगह कितना हो जाएगा, 4 रो एल डिवाइडेड बाई ए। और रो एल बाई ए जो है वो क्या होता है, आर होता है। तो 4 इंटू रो एल बाई ए कितना है, आर की जगह कितना है, 20। 4 इंटू 20 करा तो 4 इंटू 20 जो है सर वो किसके बराबर है, 80 के बराबर। 4 इंटू 20 करा और 4 इंटू 20 जो है सर वो किसके बराबर है, 80। अब क्या कर दिया, देन इट इज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे ही इसको दो बराबर हिस्सों में, केस नंबर 2 पे जब मैं चलूंगा तो केस नंबर 2 ने मुझे क्या कह दिया, इसके दो बराबर हिस्से कर दो, दो बराबर हिस्से कर दो। तो सर अब जो नया रेजिस्टेंस है, मान लो मैं इसको R1 और R2 लिख दूं, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, नए वाला जो रेजिस्टेंस आया था उसके दो बराबर हिस्से कर दिए, तो 80 के दो बराबर हिस्से करे तो कितना हो गया, 40 ओम हो गया। ठीक है सर, ये बात भी। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में। जैसा क्वेश्चन कहेगा आपको घबराना नहीं है, चलते हुए चलना है बस। ठीक है, दोबारा से ये कितना ही बन जाएगा, 20 बन जाएगा, दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो। एंड दे आर कनेक्टेड टू 4 वोल्ट की बैटरी से आपने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। करंट बताना है तो ये 40-40 का सोल्व करूंगा, तो आर इक्विवेलेंट जो है पैरेलल वालों को अगर सोल्व करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम। ठीक है, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई दोनों का सम कितना हो गया, 80। तो ये 40 2 से 20 पे। वैसे भी पैरेलल का सोल्व कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। तो ये कितना आ गया, 20 ओम आ गया। पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पी का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर इक्विवेलेंट। वी कितना दे रखा है, 4। आई मुझे बताना है, आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो कितना है, 20 है। तो 4 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी, 5 पे।
तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 किसका आंसर है, करंट का। और करंट जो है वो किस में आता है सर, एम्पियर में आता है। दोबारा देखो, ध्यान से समझो, काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझें चीजों को बस। कि सर क्या कह रखा है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, स्ट्रेच कर दिया गया है टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, स्ट्रेचिंग का केस जब भी आएगा तो आप एक ही वॉल्यूम को पकड़ के खींच रहे हैं, तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो एरिया जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। एल जो है बढ़ के कितना हो गया 2L, एरिया जो है वो कितना हो जाएगा A/2, अपोजिट कोफिशिएंट चलेगा। तो रेजिस्टेंस 20 है, तो रेजिस्टेंस नया बताना है रो, एल की जगह 2L, एरिया की जगह A/2, 2 पर जाएगा तो 4 रो एल डिवाइडेड बाई ए, और रो एल बाई ए किसके बराबर है, 20 के, 4 गुणा 20 करा तो आंसर कितना हो गया 80। इस तरीके से काम कर लिया। अब जो काम है सर वो क्या कर लिया, इस 80 ओम के दो हिस्से बना लेने, आपने दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया, तो 80 के दो हिस्से करे तो कितना हो गया 40, पैरेलल में कनेक्ट करा, ये 40 कितना बन जाएगा 20, और V इज इक्वल टू कितना IR। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम आपने करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने खुद के लेवल पे ट्राई करने हैं बेटा। क्वेश्चन जो है वो ये दिखा रखा है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का EMF जो है वो कितना दे रखा है, E दे रखा है कितना 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बेटा किससे लिखा जाता है, स्मॉल r से। इस कनेक्टेड टू आर रजिस्टर, एक एक्सटर्नल रजिस्टर से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। करंट इन द सर्किट जो है वो 0.5। देखो अभी पहला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने टोटल करंट की वैल्यू बताई थी, उस वाले क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे काम बन गया कि आपको क्या पता है कि एक जो है वो आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी जो है वो लगा रखी है, बैटरी के पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक की है, और ये काम जो है वो आपने कर दिया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और एक्सटर्नल वाला कितना है, कैपिटल आर। यहाँ पे की है और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है, करंट है। ठीक है, और इसका EMF जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर। तो अगर करंट इन द सर्किट बताना है, तो करंट अगर बताना है तो सर करंट जो है वो किसके बराबर होगा, करंट बराबर होगा टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि करंट इन द सर्किट बताना है, तो करंट इन द सर्किट अगर बताना है तो करंट इन द सर्किट किसके बराबर होगा, टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो EMF के बारे में बात करूं तो E हमारे पास है, रेजिस्टेंस एक कैपिटल आर है और एक क्या है, स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, R प्लस आर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, I। ये बात पता होनी चाहिए। अभी जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करी तो ये फॉर्मूला आपने देखा कि करंट बताना है टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल वाला है, ये इंटरनल वाला है। इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में। नेक्स्ट जो काम है कि करंट बताना है, तो करंट किसके बराबर है 0.5। EMF बताना है, EMF जो है सर वो कितना है 10। रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो एक्सटर्नल वाला सर नहीं पता, इंटरनल वाला किसके बराबर है 3 के बराबर है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। चलो जी, I की जगह 0.5 क्वेश्चन ने दे रखा है, EMF की जगह 10 है, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम ये बन गया। 0.5 से ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, हाफ है ना ये, तो 2 बन के उस तरफ चला जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर इस तरफ लाता हूं तो R प्लस 3, और R प्लस 3 किसके बराबर है 20 के। तो R अगर मुझे बताना है तो 20 माइनस 3 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 17 ओम। R जो है सर वो किसके बराबर है 17 ओम के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि R बताना है, R कितना आ गया 17। फिर मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बताना है, वोल्टेज जो है वो आपने बतानी है, और वोल्टेज बतानी है तो वोल्टेज का फॉर्मूला किसके बराबर है, E माइनस का IR। E EMF कितना है सर 10 के बराबर है। I जो करंट है, करंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने 0.5। रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3। तो 10 माइनस कितना 1.5, तो आंसर कम्स आउट टू बी 8.5, और ये आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में। कितना आंसर आ जाएगा 8.5 एम्पियर। ये बात जो है ना वो आपको पता है। अब एक वो सॉरी, ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस में काउंट होता है या कैलकुलेट करा जाता है, वोल्ट की टर्म्स में। एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझो कि जो EMF है वो कितना है 10, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 8.5। वो पूछता है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कम क्यों आती है, क्योंकि कुछ जो पोटेंशियल है वो लॉस हो जाता है किसकी टर्म्स में, इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप हो जाता है तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने समझनी है। कर चुके हैं आप इस काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो काम है ये हमने कर ही लिया, एक तरीके से मैंने सिखाई दिया है। राइट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कर चुके हैं हम, कि करंट का जो रिलेशन है, मतलब टाइप में बताना चाह रहा था कि इस तरीके से सवाल जो है पूछे जाएंगे आपसे। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, वीना वाला फॉर्मूला है। यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हाउ इट चेंजेस विद टाइम। तो करंट का फॉर्मूला जो है बेटा वो किसके बराबर है, पी डी इंटू में ई एन ए। इस तरीके से काम है, ध्यान से समझे। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है सर, ई टाउ और डिवाइडेड बाय कितना है एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या कहता है, ई टाउ डिवाइडेड बाय कितना एम। ये फॉर्मूला पता है, ई की जगह ई, टाउ की जगह टाउ, एम की जगह एम, जहां पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ लिख सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि ई टाउ बाई एम। ये तो एज इट इज रहेगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वहां पे क्या लिख लूंगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ लिख लूंगा। ठीक है, इस तरीके से काम जो आपने कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो अब चीजें जो है वो क्या बनेंगी, आई की जगह आई है, इसको ई बी टाउ डिवाइडेड बाई कितना एम एल इंटू में कितना ई एन ए। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ मैंने बना लिया, और पोटेंशियल बाई लेंथ अगर बनाना है तो v डिवाइडेड बाई एल जो है वो आपने कर लिया। इतना काम जो है वो आपने बनाया। नेक्स्ट जो काम है, अब अगर हम देखते हैं, सुनो ध्यान से, कि v बाई आई को इस तरफ कर लो, v डिवाइडेड बाई आई, एम एल ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू में ए। और v बाई आई जो है सर वो किसके बराबर है, r के बराबर है। v डिवाइडेड बाई आई करता हूं तो v बाई आई किसके बराबर है, r के। सुनो ध्यान से कि I बराबर है वीना, कि करंट बराबर है वी डी इंटू ई एन ए। वी डी जहां लिखा है, वी डी को क्या लिख लिया, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लिखा है वहां क्या लिख दिया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ लिख लिया। ठीक है, तो इसकी जगह ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एम एल, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट करा तो एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए। ये काम आपने कर लिया, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब रेजिस्टेंस को अगर लिखना चाहें तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूला भी यूज कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, और उसी को ही मैंने तुम्हें समझा दिया। एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जिसके बेसिस पे मैंने बताया था अभी, वही काम जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब कि इंपॉर्टेंस लेवल जो है वो बताई गई है यहाँ से आपको। रेजिस्टिविटी जो है सर वो किसके बराबर आ गया, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। ये फॉर्मूला जो है वो पता चल गया। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या किसका पूछा गया है, कंडक्टर के बारे में पूछा गया है। मेटल वाला ये आंसर जो है ना वो बस आपने देना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी जो है सर वो क्या ही करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो सवाल है उस पर काम करते हैं बेटे। अच्छा, ये तो हमारे कौन से आ गए हैं, एलसीआर सर्किट वाला था वो करवा चुके हैं। ठीक है, गलती से इसमें आ गया होगा। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर बतानी है, मतलब कि देखो क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा टॉपिक जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसको खत्म कर देंगे। मोबिलिटी जो है सर उसको डिफाइन करना है। अब मोबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोबिलिटी इज डिफाइंड या इट इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू। किससे लिखा जाता है, म्यू से। और मोबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको पता हो कि हाउ डू वी डिफाइन मोबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेलोसिटी की यूनिट जो है बेटे वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो किस में होता है, न्यूटन पर कूलम में। इसको ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बनेगा, कूलम इंटू मीटर। सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स। एक यूनिट तो ये बन गई इसकी। दूसरी यूनिट अगर मैं बताता हूं तो इसकी क्या है, मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, सेकंड का इनवर्स बनेगा, और वोल्ट का भी क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, और क्या बन जाएगा, वोल्ट इनवर्स। ये डाटा जो है वो आपने करा। अगला जो काम है वो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी को अगर लिखना है तो दैट वाज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखा गया, ई लिखा गया। सुनो ध्यान से कि म्यू अगर बताना है, म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ई से आपने क्या कर दिया, डिवाइड।
ई से ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ई टाउ और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एम। रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एसआई यूनिट देनी है वो मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, ये काम आपने कर, ठीक है। मोबिलिटी बतानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये यूनिट्स जो हैं वो आपने लिख ली। मोबिलिटी का फॉर्मूला है वी डी बाई ई, वी डी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम, ई से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, ठीक है। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से रिवाइज जो है वो हम कर रहे हैं बेटे, ठीक है। चलो जी, अगला जो काम है, जी सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है आपको, पढ़ें इस सवाल को। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रजिस्टर आर, ठीक है। ईएमएफ जो है सर वो ई के बराबर है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर होना चाहिए, ठीक है। काम जो वो क्या कह रखा है, ईएमएफ जो है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, कैपिटल आर। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वी, ठीक है, विद आई। वी की वेरिएशन आई के साथ बनानी है। यूजिंग दिस प्लॉट शो दैट ईएमएफ ऑफ सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। ईएमएफ ये काम जो है ना वो आपने करना है। चलिए जी, सुने ध्यान से बेटे, आवाज ना करें, गौर करें, समझे चीजों कि एक सेल जो है वो दिखा रखा है, और एक सेल के लिए ईएमएफ जो है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, कैपिटल आर दिखा रखा है, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ वी का आई के साथ ग्राफ जो है वो बना के देना है, और वी और आई का ग्राफ बनाना है, और इस प्लॉट का इस्तेमाल करके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये काम आपने करना है। देखो एक बेसिक सा ग्राफ जो है, इसके वाला नहीं बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि हमें v का फॉर्मूला पता होता है सर, और v का फॉर्मूला पता होता है e माइनस का i और इंटू में कितना है r। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमने कर रखा है कि v बराबर है e माइनस का आई आर। इस तरीके से बात मुझे पता है, मुझे काम जो वो क्या करना है, v का ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझे, चलो इसी को ही करते हैं डायरेक्ट। v का i के साथ ग्राफ बनाना है। अब ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, v और i ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच दिया, भाई वो ओम्स लॉ का ग्राफ है। इसको किसके लिए पूछा गया है, सेल के लिए, और सेल के लिए पूछा गया तो ये इक्वेशन पता है कि v इज इक्वल टू ई माइनस का आई इंटू में आर। अब अगर मैं बात करूं तो v की पावर 1 है और i की भी पावर कितनी है, 1, और क्योंकि ये 1 पावर का ग्राफ है तो 1 पावर जो है वो क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। 1 पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 पावर जो है वो कैसी होती है, लीनियर, और 1 पावर क्योंकि लीनियर है तो लीनियर की वजह से जो नाम है वो क्या आ गया है, लाइन आ गया है, ठीक है। अब v जो है वो कहां लिखा हुआ है, y एक्सिस पे, i जो है वो कहां लिखा हुआ है, x पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार अगर मैं और मोल्ड कर दूं तो ऐसे लिख दूं e माइनस का, या ऐसे लिख दूं माइनस आर इंटू आई, और प्लस का क्या लिख दिया e, फर्क नहीं पड़ेगा, e है माइनस आर है और इंटू में कितना है, आई है। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम एक्स और प्लस में कितना है, c, कि y बराबर है एम एक्स प्लस सी। अब सुनो ध्यान से कि y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज को लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे किसको लिखा हुआ है, करंट को लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, करंट। तो बेटे अगर हम बात करें तो चीजें जो वो आपको क्या बताएं कि एम किसके बराबर हो गया, माइनस का आर, और सी जो है सर वो किसके बराबर हो गया, ई। अब इस तरीके के अगर आप बहुत ज्यादा बार करवा रखे हैं, पहली बात तो लाइन खींचेगी। अब लाइन में जो वाई एक्सिस पे कट है वो कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कट है, तो यहाँ पे स्लोप जो है कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मैंने बता रखा है ऊपर जाना है स्लोप पॉजिटिव, सीधा चल रहा हूं स्लोप जीरो, नीचे उतर आई तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपने ग्राफ जो है वो कैसा खींचना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। और भी इसको अगर आगे तक भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ का, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो वी और आई का ग्राफ बनाना है तो वी और आई का ग्राफ कुछ आप ऐसे बना दोगे। सेल के लिए वैसे याद भी रखें कि सेल के लिए वी और आई का ग्राफ ऐसे जाएगा। वैसे भी सिंपल सी बात है, जब आप नया सेल लेकर आए हैं उस टाइम पे क्या होता है, ईएमएफ, और जैसे जैसे आप उसमें से करंट निकालेंगे तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम। एक टाइम पे जाके करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप जो इस ग्राफ का होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस के आर को। एम का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो उसने पूछा है वी और आई का ग्राफ बना के दे दो, दे दिया सर वी और आई का ग्राफ। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है वो होगा। सेल के लिए बात हो रही है, ये याद रखें आप, ठीक है। वी और आई का ग्राफ जो है वो बनाना है सर, वी और आई का ग्राफ जो है वो क्या है, ये है। उसने कहा कि ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, जो सर ये वाई एक्सिस का कट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को।
वो पूछता है कि स्लोप जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बातें जो है वो आपको पता हो, ध्यान से समझें। जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं कर पाएंगे हम इसको, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको बाद में जो है वो ट्राई जरूर करें, ठीक है। इतना काम जो है वो आपने कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में आ रही तो उसको पूछे बेटे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बारे में बात करते हैं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अच्छा ये ग्राफ जो है वो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो एसी का है, इसको यहाँ से हटाएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब कि ये जो है ना ग्राफ जो है वो गलती से हटाना भूल गए हैं। तो काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है, सुने बेटे ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करिए, रिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी। अब देखो ये करंट डेंसिटी ही रहता था पहले वाले हिस्से से, वो करंट डेंसिटी हमने कर लेना है, और रेजिस्टिविटी, ये रिलेशन जो है ना वो आपने देना है। इसी काम को वो किस तरीके से भी पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको वो कैसे भी पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऐसे करके भी जो है ना वो पूछ सकता है। सुने ध्यान से कि काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है, गौर कर रहे होंगे बेटे कि आपके पास जो काम है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपने यूज करना है, और आपने क्या देना है, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशनशिप जो है वो देनी है, या वो क्या कह सकता है आपसे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है ना उसको डिड्यूस जो है वो करके दे दीजिए, ठीक है। सुने ध्यान से, काम करना है क्या है। पहली बात तो मैं करंट डेंसिटी अलग से समझा रहा हूं। करंट डेंसिटी जो है सर वो जे वेक्टर होती है। वेक्टर अगर हमारे पास है तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट को किससे डिवाइड कर दीजिए, एरिया से, तो करंट डेंसिटी बन जाता है। अगला अगर हम काम करते हैं तो ये चीज जो है ना वो आपको पता है कि I डिवाइडेड बाई ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो फॉर्मूला है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में आएगा। इसकी अगर ऐसा यूनिट निकालूंगा तो करंट का मतलब किस में है, एम्पियर में, एरिया जो है बेटे वो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। इतना काम आपने करा। अब अगली जो चीजें हैं, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन देना है आपने। अब सुनो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। आप और मैं जानते हैं ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना है, एम। ये फॉर्मूला पता है कि चीजें जो है वो आपने कैसे क्या कुछ करनी है। कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना है, एम। ये कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर उसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई क्या, लेंथ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वहां पे पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया, लेंथ लिख लिया। इस तरीके से काम कर लिया। अब समझे ध्यान से, आगे जब चलना है तो ये जो वीडी है, सुनो बेटे ध्यान से, वीडी वाला फॉर्मूला जो है ये पता चल गया कि वीडी बराबर है ई वी टाउ डिवाइडेड बाई कितना है, एम एल। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो करंट की टर्म में अगर हम चलें तो करंट का फॉर्मूला है वीडी इंटू ई एन ए। इस तरीके से काम करा। वीडी की बात करनी है तो वीडी जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई कितना, ई ना, ई एन ए मेरे पास बन जाएगा। तो करंट का जो फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है वी ना, वी ई एन ए। तो वीडी बताना है तो ई ना जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। दोबारा समझो, बेसिक सी चीजें हैं। एक फॉर्मूला है करंट का, करंट का फॉर्मूला है वीडी इंटू ई एन ए। वीडी बताना है तो इना को कहां भेज दिया, डिवाइड में। अगला जो काम है वो क्या करना है कि वीडी बराबर था ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना, एम। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, लेंथ, ठीक है। अब जो काम है वो आपने क्या करना है कि सर जो वीडी वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पे ले आते हैं और काम खत्म करते हैं। ये क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ई एन ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ई वी टाउ डिवाइडेड बाई कितना, एम इंटू एल। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। समझ आ रही है यहाँ तक की चीजें, ये काम जो है ना वो आपने करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले से यहाँ तक पहुंचे, दूसरे वाले से यहाँ चले गए हम, ठीक है। इतना काम जो है वो आपने कर लिया। अब अगला जो स्टेप होगा सर जिस पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे जो है उसको मैं लिख लेता हूँ। काम जो है वो अब आपने क्या करना है, वीडी वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखी थी और इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देंगे बेटे, गौर कर रहे होंगे कि काम जो है वो आपने करना है क्या है। सुनो कि अब चीजें जो हैं वो क्या बनानी है, यहाँ करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया तो क्या बन जाता है हमारा, जे, करंट डेंसिटी अभी डिस्कस करा था। अगला जो काम है सर वो यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम है इनके बारे में अगर हम बात करें, देखो ये करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया तो क्या बन जाता है, जे।
पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और जो बाकी बचा हुआ है उसके बारे में देखो कि जे बराबर है, यहां पे क्या बन गया, ई ऊपर जाएगा तो एन ई स्क्वेयर टाउ, एन ऊपर आएगा, ई ऊपर आएगा तो ई स्क्वेयर, ठीक है। अगला जो टाउ ऊपर था ही डिवाइडेड बाई एम, और इनटू में कितना हो गया ये ई हमारे पास, और एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम जो है सर वो किसके बराबर होता है, ये जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है सिग्मा के। तो सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, जी। और ये जो फॉर्मूला ये क्या है हमारा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। दोबारा देखो कि जे बराबर है सिग्मा ई, ये करंट डेंसिटी, ये क्या है हमारे पास कंडक्टिविटी, मुझे रजिस्टिविटी की टर्म में जाना है तो 1/सिग्मा इंटू में जे किसके बराबर है, ई के बराबर है। और 1/सिग्मा को बेटे हम क्या कह देते हैं, रो, रो जे इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। दोबारा एक बार देखो, ध्यान से समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मुझे बतानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई टाउ डिवाइडेड बाय कितना, एम। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है तो ई वी टाउ डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एम एल। इतना काम डन है। फिर करंट का फॉर्मूला पता है वीना, वी डी की वैल्यू यहां से निकाली तो ई ना बन गया। अब अगर मैं बात करूं तो आई बाई ए क्या होता है, जे, वी बाई एल क्या होता है, ई, और जो ये बाकी बचा हुआ है वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिवाइड में लाऊंगा तो 1/कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी। इतना काम जो है ना वो आपके पास बन जाएगा। ये रिलेशन देना है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है करंट डेंसिटी और रजिस्टिविटी में रिलेशन के टाइप पे, या क्या भी कह सकता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो काम है उस पर अब चलते हैं। तो उसमें जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है, क्वेश्चन जो है ये हमने कर रखा है दोबारा से वही, रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी के बारे में, रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो आर किसके बराबर है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो अगर लेंथ भी कितनी हो जाए 1 यूनिट और एरिया भी कितना हो जाए 1, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर है, आर के। कि अगर मैं बात करूं तो रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई यूनिट लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट ही क्या है, एरिया, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है जी। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, और इसका ग्राफ जो है सर वो कैसा चला जाएगा, ऐसे। हाउ डज वन एक्सप्लेन सच अ बिहेवियर, एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप जो है वो इसको एक्सप्लेन करिए, वो कर दिया था मैंने। कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर, और इंटू में कितना है, टाउ। तो अगर मैं बात करूं तो टाउ जो है वो डिक्रीज करता है, तो रेजिस्टिविटी जो है सर वो क्या कर जाती है, इंक्रीज। ठीक है, ये काम जो है वो करना है। एक और टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके पास एक मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है गैलियम आर्सेनिक है। एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान से समझे। एक मटेरियल है गैलियम आर्सेनिक, और इसके करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ को जब हम देखते हैं, ये जो ग्राफ है सर वो पहले लीनियर सा चलता है, और इस तरीके से ग्राफ जो है ना वो इसका रहता है। तो इसके 3 रीजन हम डिफाइन करते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, और ये इस तरीके से। ये जो है ये कैसा है, लीनियर रीजन है। ये कैसा है, लीनियर का मतलब लाइन जो है वो आपने खींची है। ये जो रीजन है इसको फर्स्ट रीजन नाम दिया गया, और ये लीनियर है, यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे होता है। ये फिर आगे जो है वो कैसा है, नॉन लीनियर रीजन है। ये नॉन लीनियर रीजन है। और थर्ड वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाला इज योर नेगेटिव रेजिस्टेंस। थर्ड वाला जो है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव। ये लीनियर वाला है, ये कर्व टाइप से हो गया तो नॉन लीनियर हो गया, और ये नीचे जा रहा है तो ये कैसा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है, ये लीनियर, फिर ये कर्व टाइप से हो गया तो नॉन लीनियर, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसा हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस तरीके से काम जो है वो बनाना है। आई वी ग्राफ जो है वो आपने देना है। तो ये यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे होता है, यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता है, और वो किसको दिखाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना। डन है ये काम भी, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है, ठीक है, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, राइट इट एसआई यूनिट। ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये दोनों यूनिट से, यूनिट नंबर 3 और सेकंड दोनों से पूछा गया है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में आपने क्या निकाला था, रिफ्लेक्शन जो है वो निकाल रखी है, फाई की वैल्यू निकाली थी, और फाई की वैल्यू आती है बीना बाई के।
ठीक है, एमसीजी के बाद जो है ना वो आपने पढ़ा है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में इसको पढ़ रखा है तुमने कि फाई, फाई अगर बताना है तो फाई बराबर है बीना डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, फाई का। अगर मुझे क्या बतानी है, करंट सेंसिटिविटी बतानी है, तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है जी, डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो बीना बाई के, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, आई से। तो आई से आई काट दिया तो क्या बन गया, बना के बन गया, आंसर में क्या बन गया, बी एन ओवर के। ठीक है, ऐसा यूनिट बतानी है तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की क्या होती है, रेडियन। करंट के बारे में बात करूं तो क्या होती है, एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन पर एम्पियर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडियन पर एम्पियर। फिगर शोज टू सर्किट्स हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3। यहाँ पे जो है वो गैल्वेनोमीटर है 60 का और बैटरी लगा रखी है 3। सिर्फ ये बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी को कर दिया, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बैलेंस कंडीशन क्या रहती है, सेम। चलो जी, तो ये काम कर रखा है, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, इस बात का छोटा सा क्या मतलब है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है वो कितना है, 0, एंड इट शोज द बैलेंस कंडीशन। ये किसको शो करता है, बैलेंस कंडीशन को ये शो करता है। और बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इन लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट। लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेफ्ट बाय राइट के। ये काम जो है ना वो आपका चलता है कि लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू लेफ्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा रखे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वो आपने लगा रखे हैं, यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे कितना है 4, ये कितना है R1, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 6, और ये वैल्यू कितनी है 9। तो अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट बाई राइट, लेफ्ट के 4 है, राइट में R1 है, लेफ्ट बाई राइट करूंगा तो 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 3, 2 जा 3 3 जा, 2 से कितने पे जाएगा 2 पे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। R1 अगर बताना है तो R1 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये काम आपने कर लिया कि लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट इज इक्वल टू लेफ्ट बाई राइट, 4 बाई R1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई कितना 9। तो कटता काट दिया तो R1 कितना पता चल गया 6। दूसरे वाला जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाला जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे है, इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, ये काम जो है वो करना है सर, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है R2 और यहाँ पे कितना है 8। इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे अब की बार बैटरी लगा रखी है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है सर उसका। तो ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे भी बैलेंस कंडीशन है, तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 8। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, लेफ्ट बाई राइट इज इक्वल टू लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट। 6 से ये 2 पे गया, 2 से ये कितने पे गया 4 पे, तो R2 बताना है तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। R2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। ये काम कर लिया। अब चीजें जो वो क्या है, R1 बाई R2 बताना है, तो R1 बाई R2 अगर बताना है तो R1 वाला कितना है 6, R2 वाला कितना है 4, 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा 3/2। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट इज इक्वल टू लेफ्ट बाई राइट, ये करना है। यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस लगानी है, R1 बाई R2 बताना है तो R1 बाई R2 कितना आ गया 3/2। अब ये जो क्वेश्चन करवाए हैं इसमें आपने ये देखना है कि आपको आते कितने हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो तैयारी ठीक चल रही है, नहीं तो आप जो है ना इन क्वेश्चंस को एक बार करो, इनके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो वो किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे बनता है, वो बड़ा बेसिक सा है ही, उसमें आपको इक्वेशन बनानी जो है वो आनी चाहिए। बाकी जो है वो ये सारा का सारा कंप्लीट है। ठीक है, इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। ठीक है, निपटा लेंगे बेटा इस काम।